देखिए, सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन को तोड़कर अखिलेश और केजरीवाल विपक्ष का एक नया फ्रंट यानी एक थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में है और इससे 2025 यानी आने वाले साल की राजनीति और रणनीति कितनी बदल जाएगी। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है कि ऐसे कौन से सियासी संदेश हमें मिल रहे हैं जिससे हम कह रहे हैं कि अखिलेश और केजरीवाल एक थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में है। दूसरा देखिए कि क्या सच में अखिलेश ने कांग्रेस से दूरी बना ली है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि जितने भी ये संदेश आ रहे हैं तो इसको हमको डिकोड करना पड़ेगा। तीसरा देख लीजिए कि अभी जब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की बात आई थी तो ममता के बगावती सुर दिखे थे और उस पर उनको कई सारी पार्टीज का, विपक्षी पार्टीज का समर्थन भी मिला था। चौथा देखिए कि क्या उद्धव कांग्रेस के बीच में मतभेद हैं, आज तो मिल भी लिए फडणवीस से, और क्या एनडीए में घर वापसी हो सकती है उद्धव ठाकरे की, बड़ा सवाल सियासी गलियारों में यही पूछा जा रहा है। और पांचवा है कि अगले साल यानी 2025 में कितनी बदल जाएगी राजनीति, आज आपको यही जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि क्या सच में अखिलेश और केजरीवाल मिलकर ये सोच रहे हैं कि हम विपक्ष का एक थर्ड फ्रंट बना देते हैं। अच्छा, इसके पीछे के संदेश कैसे मिले? तो दिल्ली में एक कार्यक्रम रखा गया महिला अदालत का, और ये जो 2012 में निर्भया गैंग रेप कांड हुआ था उसकी 12वीं बरसी पर रखा गया और इसी कार्यक्रम में केजरीवाल और अखिलेश एक साथ दिखे। अखिलेश ने खुले मन से केजरीवाल को समर्थन का कर दिया ऐलान। देखिए, आपको पता है दिल्ली में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो अखिलेश ने ये बोल दिया कि भाई केजरीवाल को हम हर संभव मदद करेंगे चुनावों में, हमारा समर्थन केजरीवाल को है। लेकिन आप ये देखिए ना, अगर आपका समर्थन यानी अखिलेश का समर्थन केजरीवाल को है तो भैया केजरीवाल के विरोध में तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के साथ तो आपका बहुत पुराना रिश्ता है और यूपी में तो आपका गठबंधन पूरा का पूरा रिश्ता है। तो ये क्या कन्फ्यूजन है? तो इस कन्फ्यूजन से अब सियासी गलियारों में यही लग रहा है कि देखिए इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। सबसे पहले आप ये छोटी सी बाइट सुनिए, अखिलेश यादव ने आखिरकार कहा क्या। तो देखिए, अखिलेश यादव का एक संदेश देने की कोशिश है कांग्रेस को कि क्षेत्रीय दलों को आप लोग कम मत आंकना, हम लोग उतनी ही अहमियत रखते हैं जितना कि कांग्रेस पार्टी रखती है और अगर हम चाहें तो कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं। और आप देख लीजिए बीजेपी ने इस पर हमलावर हुआ है, पूरा का पूरा जो बीजेपी का गुट है वो कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश मुलायम और केजरीवाल पर सवाल उठाएं। बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल ये भूल गए, क्या केजरीवाल अखिलेश को कह सकते हैं कि इन्हीं के ही पिताजी मुलायम सिंह यादव, उन्होंने ये कहा था लड़के हैं हो जाता है, और आज महिला अदालत का जब कार्यक्रम है तो अखिलेश यादव को आपने बुलाया है। इस तरीके से महिलाओं के लिए न्याय की बातें हो रही हैं। तो क्या केजरीवाल में इतनी हिम्मत है कि अखिलेश यादव को कहें कि भाई जो पिताजी ने कहा था वो गलत था? तो इस तरीके से देखिए पॉलिटिक्स चल रही है। सत्र में भी आपको पता है कि अभी विंटर सेशन चल रहा है, इसमें भी आप देख लीजिए इंडिया ब्लॉक में साफ तौर पर दरार देखी गई है, इन लोगों के मतभेद देखे जा रहे हैं और इसके पीछे कई सारे संदेश हैं। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या अखिलेश ने कांग्रेस से बना ली है दूरी? अब देखिए, महीने भर पहले मैंने अपना शो करके आपको बताया था कि किस तरीके से यूपी में हमें ये संकेत मिल रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए अखिलेश और कांग्रेस का ये जो गठबंधन धर्म है, अखिलेश राहुल का ये जो गठबंधन धर्म है वो एकदम फेविकॉल की तरह एकदम जोड़ है। लेकिन और इसके पीछे का क्या हुआ था कि सपा ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे और कांग्रेस ने समर्थन कर दिया था। तो सबने कहा कि देखिए राहुल ने बड़ा दिल दिखाया है, कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है। हालांकि नतीजे जब आए तो सिर्फ 2 ही सीटें जीत सकी अखिलेश की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी। तो क्या केजरीवाल के साथ खड़े रहकर कांग्रेस को बड़ा संदेश है अखिलेश का कि देखिए हम लोग क्षेत्रीय पार्टी आपस में आ रहे हैं और अगर कांग्रेस हमारे साथ कुछ भी पार्शियलिटी करती है तो हम लोग खड़े रहेंगे एकदम अपने लिए। यूपी में भी इंडिया अलायंस का वजूद संकट में है। क्या इससे सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में भी आने वाले वक्त में अगर कोई भी समर्थन की बात होती है, क्योंकि अगर देखिए अखिलेश केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं तो भाई कांग्रेस नाराज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस तो उनके विरोध में खड़ी है ना। दिल्ली में दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं अलग अलग। आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस तीनों ही दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी बवाल हो गया था। हमने शो कर और न्यूज़ 24 पर आपको बताया था
कि कैसे लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट के बाद अखिलेश के नाराज होने की खबरें आई थी। मॉनसून सत्र में अगर हम बात करते हैं, और आपने भी तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे अखिलेश, अवधेश प्रसाद, डिम्पल, ये सारे के सारे जने 8वें ब्लॉक में बैठे थे राहुल के आसपास। देखिए, राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनके आसपास ये तीनों जने, अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव, तो ये सब आसपास बैठे थे। लेकिन अभी जो विंटर सेशन आया उसमें ऐसा हुआ कि सपा सांसदों को 6ठे ब्लॉक में जगह दी गई और अवधेश प्रसाद को 8वें ब्लॉक के पीछे और 6ठे ब्लॉक के आसपास कहीं जगह दी गई। तो फिर अखिलेश यादव इस बात से नाराज हो गए कि भाई कांग्रेस ने इस पर सहमति कैसे दी, इसलिए वो कांग्रेस से नाराज हो गए। हालांकि जब उन्होंने सत्र में ये बात उठाई तो उसके बाद अवधेश प्रसाद की सीट चेंज की गई और अखिलेश के बगल में सीट लगाई गई। तो इस तरीके से देखिए कई सारी चीज़ें सामने आई। एक और मुद्दा देख लीजिए कि जब संसद में कांग्रेस अडानी मुद्दे पर पूरा का पूरा बीजेपी को घेर रही थी, तब सपा पूरी चुप थी। इनफैक्ट सपा और केजरीवाल जो है, यानी आम आदमी पार्टी, वो तो चाहते थे कि भाई ये सब ना हो और सदन चले, डिस्कशन हो। तो इस तरीके से उन्होंने अडानी मामले पे स्टैंड नहीं लिया, सपा ने स्टैंड नहीं लिया। अच्छा, फिर देख लीजिए यूपी के संबल मसले पर कांग्रेस ने स्टैंड लिया, लेकिन सपा ने उस वक्त उनका साथ नहीं दिया संसद में। राहुल 12 दिसंबर को हाथरस दौरे पर पहुंचे और जो 2020 में गैंगरेप हुआ था, उस जितने भी परिवार वाले थे उनसे मिले, लेकिन उसमें भी सपा ने इतना मुखर तौर से चीज़ें नहीं बोली। तो संदेश गया कि सपा और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर साथ नहीं हैं। सपा पीडीए कार्ड खेल रही है। जब भी आप अखिलेश यादव का कोई बयान सुनते हैं तो हमेशा वो पीडीए का परचम लहराते हैं, जो कि है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे कन्फ्यूजन दिखाई जा रही है, कैसे मतभेद दिख रहे हैं। अगले पॉइंट में देख लीजिए कैसे ममता ने उठाए नेतृत्व के बगावती सुर। इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप की लड़ाई चल रही है, आपको भी पता है। भाई सवाल उठा था कि अगर राहुल गांधी नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ममता बनर्जी को लीडर बना दिया जाए। एक धड़ा कांग्रेस के समर्थन में है तो दूसरा ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी ने खुद कहा था भाई मैं लीड करूंगी इंडिया गठबंधन को। और तो और आपको ये जानकर आप चौंक जाएंगे, और आपको पता होगा अभी ऑलरेडी, क्योंकि बहुत दिनों पहले की बात है, कि कैसे सपा, आम आदमी पार्टी, एनसीपी शरद पवार, उद्धव ठाकरे शिवसेना के, और तो और आरजेडी भी ममता के साथ खड़ी दिखी। हाँ भाई, अगर ममता बनर्जी लीड करती है तो हम सब तैयार है। सोचिए, अगर मैं लोकसभा के पहले तक की बात करती हूँ तो राहुल गांधी को सब लोग दूल्हा बनाए हुए थे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने जैसे ही बोला तो ये सब साथ हो गए। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आदमी लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने तो आपको पता नहीं, दूल्हा शब्द उन्होंने ही दिया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भी ये कह दिया कि ममता बनर्जी को लीडरशिप ले लेनी चाहिए, हम समर्थन करते हैं। अच्छा, इसके पीछे लालू प्रसाद यादव की भी राजनीति है। वो ये सोच रहे हैं कि अगले साल देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो कांग्रेस अगर वहाँ पर बिहार में गठबंधन धर्म है, भाई आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में है, तो ज़्यादा सीटें मांग ले तो अड़ जाए तो इसलिए कांग्रेस को आईना दिखाना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव ने अपनी चाणक्य नीति लगाई और इस तरीके से ममता को समर्थन दे दिया। देखिए, इसके पीछे और भी सारे राजनीति फैक्टर्स हैं। कांग्रेस के ईवीएम विरोध की बैटरी डाउन, टीएमसी का ये कहना है। टीएमसी कह रही है जो ये ईवीएम का रोना हमेशा रोती रहती है कांग्रेस, तो अब ये मुद्दा चलने नहीं वाला है। इनके देखिए जो ये अभिषेक बनर्जी है, वो ये कहते हैं कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर आपको आपत्ति है तो चुनाव आयोग के पास जाओ, आपको आपत्ति है तो सबूत दिखाओ, आपको आपत्ति है तो ज़मीनी आंदोलन करो। ऐसे सिर्फ बोल देने से या बयान देने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, और देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के हीरो बन गए, सीएम बन गए, सबको चौंका दिया, हिस्ट्री बदल दी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होते हैं तो भैया उमर अब्दुल्ला को इतने सारे वोट मिलते हैं, उनकी पार्टी को इतने सारे वोट मिलते हैं, और गठबंधन है कांग्रेस के साथ वहाँ पर, लेकिन बयान देते हैं कि ईवीएम का रोना बंद कर नतीजों को कबूल करें। कांग्रेस को ही नसीहत दी जा रही है। अब सोचिए, उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कांग्रेस के लिए। हालांकि कुछ ऐसे रिएक्शन भी आए थे कांग्रेस की तरफ से कि अब उमर अब्दुल्ला जीतने के बाद बदल गए हैं। तो देखिए, राजनीति है, कुछ भी होता रहता है। चौथा देखिए, उद्धव ठाकरे की बात कर लेती हूँ। आज ये तस्वीर देखिए, उद्धव ठाकरे फडणवीस के साथ मिले हैं, महाराष्ट्र के सीएम, और तो और आदित्य ठाकरे भी उनके साथ मौजूद रहे। देखिए, उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात, आदित्य ठाकरे जो कि बेटे हैं उद्धव ठाकरे के, वो भी साथ रहे। साथ मिलकर काम करेंगे, उद्धव का ये कहना है। आदित्य ठाकरे का ये कहना है कि हम विपक्ष में हैं तो क्या हुआ भाई, सत्ता के साथ काम करना हमारा पूरा पूरा हक भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है।
तो हम तो साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन आपको पता है कि सियासी गलियारों में, मीडिया में जितने भी लोग हैं वो सब एक ही बात कि भाई क्या घर वापसी हो जाएगी उद्धव ठाकरे की। अच्छा, इसके पीछे भी कई सारे संदेश ऐसे हैं। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को भी नसीहत दे दी। किस पर दे दी? सावरकर पर, वीर सावरकर पर। ये कहा राहुल गांधी को, यानी पूरी कांग्रेस को, कि देखिए अब आप लोगों को वीर सावरकर को लेकर रोना बंद कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने बीजेपी को भी कई कटाक्ष किए, लेकिन कांग्रेस के लिए चीज कह देना कि भाई वीर सावरकर, आपको पता है राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, वो तो देशद्रोही बता चुके हैं ना वीर सावरकर को, तो उनको कह दिया कि अब आपको ये रोना बंद कर देना चाहिए। अच्छा, ये मोदी के लिए भी एक संदेश दिया उद्धव ठाकरे ने कि मोदी को भी नेहरू के बारे में बोलना बंद कर देना चाहिए। और तो और ये भी कहा कि बीजेपी वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है, क्यों अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। तो अगर बीजेपी भी वकालत करती है वीर सावरकर की, तो वो भी बोलने की हक नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर तो पा नहीं रहे हो, सिर्फ राजनीति चल रही है। फिर से कट्टर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करेंगे उद्धव ठाकरे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके पीछे के भी अगर आप देखते हैं कि अभी हाल ही में बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बोलना, हनुमान मंदिर बनवाना, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, और तो और बाबरी मस्जिद मामले पे भी उन्होंने कहा था अभी हाल ही में। तो अब उनका जो वो हिंदुत्व बल है ना, वो जो हिंदुत्व कार्ड है ना, वो वापस आ रहा है। तो हर कोई ये सोच रहा है कि भाई फडणवीस से भी मिल रहे हैं, हिंदुत्व मामले पर भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि कहीं घर वापसी तो नहीं हो रही है। देखिए, महाराष्ट्र में करारी हार के बाद शिवसेना यूबीटी ने क्या अपनी रणनीति बदल दी है? सवाल उठाए जा रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए केंद्र पर हमला किया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं। मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर स्थित 80 साल पुराने हनुमान मंदिर की सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी उठाई गई है आदित्य ठाकरे की तरफ से। क्या महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आएंगे? अभी हाल ही में राज ठाकरे से भी मिलने पहुंच गए थे। एक फंक्शन था, उसमें निजी मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर सियासी गलियारे में फिर खबर की ये दोनों साथ तो नहीं आ जाएंगे कहीं। तो क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे की अभी विधानसभा चुनाव में करारी हार तो हुई है, कहीं ना कहीं उनकी रेपुटेशन हो, इमेज हो, बहुत सारी उनको बेइज्जती झेलनी पड़ी है। तो क्या अब वो आने वाले साल के लिए रणनीति चेंज करेंगे? तो देखिए इस तरीके से। और यूबीटी नेता सुषमा अंधारे ने तो ये भी कह दिया शिंदे को बेचैनी होनी चाहिए। अच्छा, शिंदे को क्यों बेचैनी होनी चाहिए? तो इसके पीछे वो यही कहना चाह रही है ना कि भाई अगर उद्धव आ गए एनडीए के साथ तो शिंदे तो वैसे ही नाराज चल रहे हैं, शिंदे के साथ तो वैसे ही इन लोगों के कहीं ना कहीं एनडीए, अगर आप बीजेपी और शिंदे की पार्टी ले लेते तो इनके वैसे भी मनमुटाव चल रहे हैं। तो अगर उद्धव आ जाते हैं तो फिर शिंदे को टाटा बाय बाय। तो इस तरीके से राजनीति चल रही है। और देखिए पांचवा, देखिए 2025 में कितनी बदलेगी राजनीति, क्योंकि 2025 में दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव है। दिल्ली की स्थिति मैंने आपको बता दी है, बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो भाई आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, फिर आप देख लीजिए बीजेपी अलग लड़ रही है, और उसमें भी केजरीवाल को साथ देने अखिलेश पहुंच गए हैं। अब इसमें आप देखिए, अगर आप टेक्निकली देखते हैं, अगर ये लोग सब साथ लड़ते, इंडिया गठबंधन एक लड़ता दिल्ली में, अगर राहुल की पार्टी यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी दोनों साथ लड़ते तो बीजेपी के ऊपर बहुत हावी हो जाते, और अभी भी हो सकते अगर चाहे तो, लेकिन अब तो खैर लिस्ट भी आ चुकी है। लेकिन ये तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो बीजेपी को तो फायदा ही होगा ना इससे, क्योंकि कोई भी बीच का आदमी वोट कटवा तो बनता ही है ना। तो बीजेपी फिर देखिए, फिर वो कहेगी कि हम तो, खैर वो तो रिजल्ट बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इस वक्त स्थिति जो है वो बेहद कन्फ्यूजन से भरी हुई है। बिहार में देख लीजिए, तेजस्वी और नीतीश बाबू पे सबकी नज़रें हैं। नीतीश बाबू तो क्योंकि बहुत फेमस हैं अपने एक काम के लिए, पलटी मारने के लिए, पलटू राम उनको कहा जाता है। तो 2025 में क्या वो एक बार फिर से पलटी मार लेंगे? ऐसा उन्होंने बहुत बार मना कर दिया है। 9वीं बार पलटी मारने के बाद उन्होंने कह दिया अब नहीं मारूंगा, अब तो मैं मोदी जी के साथ ही रहूँगा। लेकिन फिर भी उनके ऊपर नज़रें हैं, क्योंकि वो जितनी 9 बार पलटी मारे थे वो हर बार उन्होंने यही कहा था। और तेजस्वी पे भी नज़रें हैं। तेजस्वी ने हाल ही में ममता बनर्जी के नेतृत्व का, यानी आरजेडी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व का ऐलान किया है। तो क्या कांग्रेस के लिए बड़ी बात है? क्या कांग्रेस पूरी की पूरी अकेली पड़ जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। 2025 में बहुत कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।